Morning students. Today's topic is land suitability classification. जैसे लैंड कैपेबिलिटी को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, वैसे ही लैंड सूटेबिलिटी को भी क्लासिफाई किया गया है। लैंड सूटेबिलिटी होता है वो कोई भी हमारा जो पीस ऑफ लैंड है वो कितना सूटेबल है कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए, कोई भी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए हमारा जो लैंड है वो कितना सूटेबल है, उससे हमें कितनी यील्ड मिल सकती है, हम कितना प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर एरिया से ले सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लैंड सूटेबिलिटी। जनरली अगर बात करें, अगर इसकी जनरल डेफिनेशन की बात करें तो लैंड सूटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द फिटनेस ऑफ अ गिवन टाइप ऑफ लैंड फॉर अ डिफाइंड यूज। मतलब एक किसी भी लैंड के टुकड़े की फिटनेस जो है वो हम किसी भी पर्पस के लिए चाहे उसको यूज करना चाह रहे हैं, दैट इज इट्स सूटेबिलिटी। जो उसकी फिटनेस है वो है उसकी सूटेबिलिटी। The land may be considered in its present condition or after improvement. मतलब लैंड को हम चाहे तो ऐसे ही सीधा ही जैसा भी प्रेजेंट उसकी हालत है वैसे में उस या वहां पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। अदरवाइज हम वहां पे कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूव करके, कुछ इम्प्रोवाइज करके। अगर उसके बाद हमें उस लैंड को यूज करना पड़े तो वो भी हम कर सकते हैं, पर वो इम्प्रोवाइजेशन जो है वो हो जानी चाहिए, इम्प्रूवमेंट का उस पर कुछ असर दिखना चाहिए। The process of land suitability classification is the appraisal of the grouping of specific areas of land in terms of their suitability for defined uses. अब इस प्रोसेस जो है लैंड suitability classification का, ये उसकी ग्रुपिंग के बारे में हमें बताता है कि कौन से स्पेसिफिक एरियाज जो हैं वो अपने यूजफुलनेस की टर्म्स में उनको किस सूटेबिलिटी में डिवाइड किया गया है, किस क्लास में डिवाइड किया गया है। तो हम इसमें वही बात करेंगे कि हमने जो सूटेबिलिटी क्लासिफिकेशन है वो किस हिसाब से की है, किस रेंज को फॉलो करके हमने सूटेबल लैंड को डिवाइड किया है। जैसे कि ये अलग अलग लैंड सूटेबिलिटी के ऑर्डर्स होते हैं, जहाँ जैसे कि हम उसको डिवाइड करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है कि इसको ग्रुप, सब ग्रुप्स, क्लासेस, यूनिट्स में जो डिवाइड किया गया है। अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो इसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज लैंड सूटेबिलिटी ऑर्डर्स that reflects the kind of suitability, कौन सी kind की suitability है उस particular land की, that comes under the land suitability orders. दूसरा जो है वो है land suitability classes. अब कौन सी suitability की डिग्रीज है जो ऑर्डर्स के बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया है, उसकी डिग्री के बारे में बात करेंगे। नंबर थर्ड इज लैंड सुटेबिलिटी सब क्लासेस। अब उस ऑर्डर्स, उस क्लासेस के जो आगे सब क्लासेस हैं, मतलब कौन से इम्प्रोवेशन जो है हमारे द्वारा करके उसको यूज किया जा सकता है, वो सब क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड फोर्थ वन इज द लैंड सूटेबिलिटी यूनिट्स। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सब क्लासेस के भी फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, एंड देन उसको कैसे यूज करना है उन स्मॉलर यूनिट्स को, उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसके बारे में पढ़ेंगे फोर्थ क्लास में। Structure of suitability contains 4 classes. One is land suitability order, second is land suitability classes, third is land suitability subclasses, fourth is land suitability units. So let us talk about land suitability orders. Land suitability orders indicate whether land is assessed as suitable or not suitable for the use under consideration. There are 2 orders represented in the maps tables by the symbols S and N respectively. मतलब लैंड सूटेबिलिटी जो ऑर्डर है वो 2 चीजों पे बेस्ड है, उसकी 2 असेसमेंट्स हैं। नंबर 1 इज सूटेबल, नंबर 2 is not suitable. And on the map, it may be map and tables, it may be denoted as S and N. S means suitable and N means not suitable.
तो ऑर्डर एस अगर कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब है सूटेबल लैंड। अगर ऑर्डर एन लिखा है किसी सॉइल मैप के ऊपर, सूटेबिलिटी वाले के ऊपर, तो दैट डिनोट्स नॉट सूटेबल। अब सूटेबल लैंड कौन सा होता है? लैंड ऑन विच सस्टेनेबल use of the kind under consideration is expected to yield benefits which justify the inputs without unacceptable risk of damage to land resources। मतलब सूटेबल लैंड वो लैंड होता है जिसपे हम जो भी हम काम करना चाह रहे हैं किसी लैंड के ऊपर, जो भी हमें उस पे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो हम बिना किसी रिस्क के, बिना किसी रिस्क उठाए वहां पे कर सके, विदाउट डैमेजिंग द लैंड रिसोर्सेज। उस मिट्टी को खराब किए बगैर अगर हम उस जगह पे अपनी जो एक्टिविटी है कोई भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो लैंड जो है वो सूटेबल है। और नॉट सूटेबल लैंड होता है लैंड विच हैज क्वालिटीज दैट appear टू preclude sustained use of kind under consideration। मतलब जो कि उस लैंड की क्वालिटी को खराब कर रहा है, जिन चीजों से, जिन एक्टिविटीज से हम उस लैंड की क्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर हमें यील्ड भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, बिकॉज इट इज नॉट सुटेबल लैंड। मीन्स either it is very salty or it contains some sodic soils. Due to that we are unable to cultivate that land, so it means that is not suitable। or otherwise we are doing such activities which are not suitable for that particular piece of land, as we are decreasing its quality, so it means that is the land not suitable। मतलब अगर चाहे हम उसकी क्वालिटी खराब कर रहे हैं, अपनी तरफ से डिटीरियरेट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को, वो भी एक है कि नॉट सूटेबल है। और अगर वहां पे एसिड्स प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है इन एक्सेस, और वहां पे सैलिनिटी है, saline soil है, तो that means it is not suitable for the cultivation purpose, because we will not able to get the optimum yield which we get from the suitable lands। So this is the land suitability order। Let's talk about the land suitability classes। अब land suitability classes में क्या है? Land suitability classes reflect degrees of suitability। This reflects the degrees of suitability as we talked earlier, कि हम इसमें पढ़ेंगे कि किस degrees तक वो land जो है वो suitable है for the use, for the purpose of cultivation or for the any other activities। The classes are numbered consecutively by Arabic numbers in sequence of decreasing degrees of the suitability within the order। मतलब इसको हम नंबर से डिनोट करते हैं, अरेबिक नंबर से इसको डिनोट किया जाता है मैप्स के ऊपर। जैसे जैसे डिग्री सूटेबिलिटी की डिग्री डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे वो जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब वी आर वर्किंग फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है जी। Within the order suitable, the number of classes is not specified। मतलब इसमें ऑर्डर जो suitable ऑर्डर है उसमें कोई क्लासेस का नंबर नहीं दिया हुआ। वो S1 and S2 वो हो सकता है S1 and S2। The number of classes recognized should be kept to the minimum necessary to meet the interpretive aims। 5 should probably the most ever used। तो मतलब इसमें हमें मिनिमम डिग्री के हिसाब से जो है इसको डिग्रीज प्रोवाइड कर दी गई हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द क्लासेस। देयर आर 3 क्लासेस। नंबर 1 class is S1, that means it is highly suitable, class 2 moderately suitable, and class 3 S3 means marginally suitable। S1, S2 and S3 highly suitable, moderately suitable and marginally suitable। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, जैसे कि हाईली सुटेबल लैंड वो होता है जिसको हम इजीली फॉर एवरी एक्टिविटी यूज कर सकते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी management practices, without using any management practices, or without doing any manipulations, modifications, we can use that particular land
for yield, for productivity, for other activities, and we are not deteriorating that land. And S2 class जो है, that is moderately suitable. It means it is having some of the limitations, मतलब disadvantages it is having. S1 जो क्लास है वो हाईली सूटेबल है, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, परफेक्टली फाइन है वो. अब S2 जो मॉडरेटली सूटेबल है, मतलब ये मीडियम है, इसमें कुछ कुछ लिमिटेशंस, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिससे कि हो सकता है हम उसको हर एक पर्पस के लिए यूज ना कर सके. और अगर हमें है कि उसको यूज करना ही करना है, तो वी कैन यूज सम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस and start using the land before these management practices. So we should use the management practices. क्या होगा उन लिमिटेशंस की, अगर हम वहां पे कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किए बिना ही उसको यूज करेंगे, इट माइट डिक्रीज द यील्ड, इट माइट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इट माइट डिक्रीज द बेनिफिट्स. So in that case we should use the management practices or management measures to means smoothen that land. The next is the class A3, which denotes marginally suitable. Marginally suitable means it is having severe limitations, it is having severe disadvantages. मतलब उसको हम चाह के भी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देने के बाद भी मैनेज नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली, बिकॉज इट इज हैविंग सो मच बैड टेक्सचर, और इट इज सो मच saline, so much acidic, so much alkaline that we can't make it suitable for every crop. कुछ एक आध क्रॉप उसमें लग सकती है, but that reduces the choice of cultivation. So in that case this land is hardly useful. pasture land के लिए यूज हो सकता है, but not for the cultivation and not for the commercial purpose. अगर हमें घर पे खाने के लिए गेहूं रखना है तो मे भी उतना यील्ड हमें मिल पाए, बट कमर्शियल लेवल पे वी आर नॉट एबल टू सेल दैट, बिकॉज that one bag of grains is not enough for selling. So in that case we are not using that land. That means it is the hardly useful land. So this is all about land suitability classes. Let's talk about orders. Let's talk about the subclasses. अब subclasses में आता है currently not suitable and permanently not suitable. In that case, you denote these both class N1 and class N2. Class N1 denotes currently not suitable and class N2 means permanently not suitable. Currently not suitable का मतलब होता है कि आप उसको करेक्ट करके यूज कर सकते हो. इधर वहां पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं, हार्श क्लाइमेट है in some months, और इधर वहां पे थोड़ी सी एसिडिटी है, एल्कलिनिटी है, और वहां पे कुछ ऐसे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं. दैट कैन बी मैनेज्ड, वो हम मैनेज कर सकते हैं. जैसे हार्श क्लाइमेट के लिए हम पॉली हाउस, ग्रीन हाउस वगैरह यूज करके वहां पे माइक्रो क्लाइमेट जो है, माइक्रो क्लाइमेट जोन में अपनी वेजिटेबल्स, अपने क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं. But in case of class N2, which is permanently not suitable, it means कि आप उसको नहीं यूज कर सकते हो. आप उसको इसलिए यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि that land is having so much limitations and it is impossible to use. The land which is impossible for cultivation, impossible for every other operation, impossible for other activities. So that land is never be suitable, मतलब permanently वो not suitable है. Either it become the grazing land, either it become the woodlands, or it may become the forest land. पर आप उसको कल्टीवेशन पर्पस के लिए यू कांट यूज इट. बट N1 जो क्लास है वहां पे आप हार्श क्लाइमेट के लिए आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस सेटअप करके उसको यूज कर सकते हो. वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है, but with the help of some management practices you can use it again. And in case there acidity, alkalinity है तो आप वहां पे gypsum और ये
लाइम एप्लीकेशन डाल के उसको सही कर सकते हो, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. मतलब द लिमिटेशंस आर नॉट सो सीवियर, बट इन केस ऑफ परमानेंटली नॉट सुटेबल लैंड द लिमिटेशंस आर सो सीवियर दैट you can't even correct those limitations, you can't even change it into the advantages. So quantitative definition of these classes is normally unnecessary, since the definition both are uneconomic for the given use. The upper limit of the class N1 is already defined by the lower limit of the rows suitable class in order S. मतलब N1 को हमने suitable क्लास में ही मानेंगे, पर N2 को हम किस में मानेंगे, not suitable क्लास में, क्योंकि वो permanently not suitable है. That's why we use it in the permanently not suitable or the not suitable class in the S1. S1 ऑर्डर में उसको हम मानेंगे कि वो not suitable है. आगे है लैंड सूटेबिलिटी सब क्लासेस. इसके बारे में अगर हम बात करें तो लैंड सूटेबिलिटी की सब क्लासेस जो वो रिफ्लेक्ट करती हैं वहां पे किस टाइप की डिसएडवांटेजेस हैं, किस टाइप की C1S है लिमिटेशंस के रिगार्डिंग. जैसे कि वहां पे मॉइस्चर डेफिशिएंसी हो सकती है, मीन इट इज ड्रॉट प्रोन एरिया. erosion hazard हो सकता है, means the soil can easily be eroded with the help of wind and water, with the help of high intensity winds or with the help of high intensity rains or the cyclones, thunderstorms, this rainstorms. They can easily erode the soil because it is loosely packed. Either there is no cultivation or it may be loosely packed. तो सब क्लासेस आर इंडिकेटेड बाय लोअर केस लेटर्स. सब क्लासेस जो होती है वो लोअर केस लेटर्स में मीन स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं with the mnemonic significance, that is S2M, S2 small e, S3ME as written in the line. वो हम उसको लोअर केस लेटर्स में मीन स्मॉल अल्फाबेट्स में यूज करेंगे. Examples are given in table number 5. You can see the examples in table number 5. आप उसमें examples देख सकते हैं. तो उसके बाद है the number of subclasses recognized and the limitations chosen to distinguish them will differ in classifications for different purposes. मतलब कि अगर जो हमने subclasses recognize की हैं उनकी जो limitations हैं वो differentiate करती हैं उनको एक से दूसरे क्लास में. तो हर एक सब क्लास की, हर एक ऑर्डर की एक अपनी एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है एंड वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं एक दूसरे को. The number of subclasses should be kept to a minimum that will satisfactorily distinguish lands with a class likely to differ significantly in their management requirements or potential for improvement due to differing limitations. मतलब management requires भी different है और limitations भी different है, सीवियरनेस भी डिफरेंट है और उनकी डिग्री भी डिफरेंट है. मींस हर एक क्लास, हर एक ऑर्डर, हर एक सब क्लास, हर एक यूनिट जो है वो एक दूसरे से वेरी करता है. दे आर नॉट सेम, दे नेवर बी सेम एक्चुअली. So as few limitations as possible should be used in the symbol for any subclass. One, rarely two letters should normally suffice. The dominant symbol determines the class. मतलब जो अपर क्लास में होगा वो क्लास होगी और जो स्मॉल लोअर क्लास में होगा वो उसकी सब क्लास होगी. तो let's talk about the land suitability units. Land suitability units के बारे में अगर हम बात करें तो land suitability units are subdivisions of a subclass. जो land suitability units हैं वो क्या हैं, subdivisions हैं किसकी, subclass की. All the units within a subclass have the same degrees of suitability at the class level and similar kinds of limitations at the subclass level. The units differ from each other in the production characteristics. हर एक जो यूनिट है वो एक दूसरे के प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स से वेरी
वेरी करती है, क्योंकि हर एक सब यूनिट जो है हमें एक जैसी यील्ड नहीं देगी, एक जैसी प्रोडक्टिविटी नहीं देगी। यील्ड और प्रोडक्टिविटी वेरी करती है इन एवरी क्लास, एवरी सब क्लास, एवरी ऑर्डर एंड एवरी यूनिट। तो आगे है स्ट्रक्चर ऑफ सब suitability classification. जैसे suitability is divided into 3, S1, S2 and S3. Then subclass जो है वो है S2M, S2E, S2ME. ठीक है, सबक्लास आप देख सकते हो किस कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, लोअर केस लेटर से। और यूनिट को कैसे करते हैं, S2E1, S2E2। मतलब पहले आप लोअर केस लेटर ई लिखोगे एंड देन आफ्टर यू पुट अ हाइफन, देन यूज अ न्यूमेरिकल, देन यूज अ न्यूमेरिकल। फिर है एस से है सूटेबल एंड एन से है नॉट सूटेबल। मतलब ये ऑर्डर है, ये दो ऑर्डर्स है, फिर उसकी क्लास है, फिर उसकी सब क्लास है, देन इट्स यूनिट। नॉट सूटेबल में यूनिट्स नहीं है, सिर्फ सब क्लास तक ही है। जैसे कि N1, N2, then it is further divided into N1M, N1E, N1 and N2M, N2E. So this is how we can make a table, make a graph for these categories. आगे है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो है कि आप क्लासिफिकेशन करते हो ऑन द फिजिकल प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द लैंड। जब आप किसी लैंड की क्वालिटी को देखते हुए वो कितना हमें प्रोडक्टिविटी देगा, वो कितना उसमें पोटेंशियल है कि किसी चीज को की यील्ड देने का, कितना उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, मतलब उसकी फिजिकल एबिलिटी को देखते हुए, उसकी आउटर अपीयरेंस को देखते हुए जब आप उसके बारे में बताते हो, तो दैट इज द क्वालिटी क्लासिफिकेशन। whereas quantitative classification is the distinctions between classes are defined in common numerical terms which permits objective comparison between classes relating in different kinds of land. मतलब ये हम कैसे क्वांटिटी हम कैसे कर सकते हैं, ये हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशंस बना के। हमें उसके लिए इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं कि कितना डिफरेंस आया। जैसे यील्ड वगैरह निकाल के देखेंगे न्यूमेरिकल, उसके हिसाब से ही हमें पता चलेगा कितनी क्वांटिटी हमें मिली है वहां से। क्वालिटी तो सीधे देख के पता चल जाता है, स्ट्रक्चर कैसा है सॉइल का, टेक्सचर कैसा है सॉइल का, सॉल्ट प्रेजेंट है कि नहीं है, एसिडिक है कि नहीं है, तो उस हिसाब से इसको क्वालिफाई किया है उन्होंने, क्लासिफाई किया है। The results of the land suitable evaluation. अब हम उसको evaluate कैसे करते हैं, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पे करते हैं। Second one is the description of the land utilization types of major kinds of land use, कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, कैसे उस एरिया में हम कुछ भी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड वन इज द मैप्स, टेबल्स एंड टेक्सचुरल मैटर्स शोइंग डिग्रीज ऑफ सूटेबिलिटी। मतलब मैप्स और टेबल्स में हम क्या डिग्री है उसकी, मोस्ट सूटेबल है, हाईली सूटेबल है, मॉडरेटली सूटेबल है, मार्जिनली सूटेबल है, वो हम मैप्स में दिखाते हैं। देन इज द मैनेजमेंट एंड इम्प्रूवमेंट स्पेसिफिकेशंस। मतलब हम उसे किस स्पेसिफिक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस स्पेसिफिक तरीके से उसको हम यूज करने के लिए बेटर बना सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं उसमें। फिफ्थ वन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल एनालिसिस। हम उसको कितना हमें उससे प्रॉफिट हो रहा है, कितना हम उसको सोशली यूज कर पा रहे हैं, उन डिग्रीज को, उन कॉन्सिक्वेंसेस को, उन काइंड्स को हम देखेंगे आपस में मिला के, फिर हमें उसकी इकोनॉमिक और सोशल एनालिसिस कर पाएंगे। देन द बेसिक डाटा एंड मैप्स। फिर हम वहां से बेसिक डाटा कलेक्ट करेंगे कि कौन सा लैंड सूटेबल है, किस एरिया का लैंड नॉट सूटेबल है, उसके बेसिस पे उसको डिफाइन किया जाएगा। देन द इंफॉर्मेशन ऑन द रिलायबिलिटी, वो कितना रिलायबल है, कितना यूजफुल है, उसकी हम इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्वे।
सर्वे की हेल्प से। दिस इज द alphabets denoting the suitability for irrigation, current suitability। आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में फॉरेस्ट्री प्लांटेशंस के लिए हमें कैसे डिनोट करना है, टूरिज्म एंड कंजर्वेशन के लिए कैसे करना है। तो दिस इज हाउ द क्लासिफिकेशन डन। और मैप्स पे हम इसे जैसे अल्फाबेट में याद करते हैं, ये वैसे ही मैप पे डिनोट किए जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म्स नहीं लिखी जाती हैं। दीज आर ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं एवरी टाइम। इसीलिए इसको हम ऐसे विद द अल्फाबेट्स विद द न्यूमेरिकल्स याद करते हैं, बिकॉज ये मैप्स में कभी भी नेम से नहीं लिखे जाते, दे ऑलवेज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ abbreviations or alphabets or numericals. That's all about the topic. Thank you so much.